तो फाइनली मनी हाइस्ट खत्म हो ही गया। इस ऐतिहासिक सीरीज के पीछे लोग पूरी तरह बावले हो चुके थे। थैंक गॉड अब उनके बावलेपन पर थोड़ा सा लगाम लगेगा, लेकिन ज्यादा दिनों के लिए नहीं, क्योंकि इसका स्पिन ऑफ आ रहा है। नेटफ्लिक्स ने भी खूब मनी हाइस्ट खेला है। मनी हाइस्ट की बदौलत, मेरा मतलब है खूब कमाई की है। ढेरों नए सब्सक्रिप्शंस बटोरे हैं इस सीरीज के नाम पर। अब असल मनी हाइस्ट तो इसे ही कहते हैं। वेल प्लेड नेटफ्लिक्स, वेल प्लेड। ऊपर से फन फैक्ट ये है कि मैंने ये जो वीडियो बनाई है इसकी प्लानिंग भी प्रोफेसर ने पहले से कर रखी थी। यार प्रोफेसर पिछले जन्म में जरूर एस्ट्रोलॉजर रहा होगा, उसे एग्जैक्टली हर बार पता होता है कि आगे क्या होने वाला है। उसके पास कोई ना कोई प्लान बी तो जरूर होता है, और अगर प्लान बी नहीं होता है तो प्लान सी, प्लान डी, प्लान ई, एफ, जी, एच, कुछ ना कुछ तो होता ही है। लेकिन प्रोफेसर की ये जो सोने वाली चोरी थी, ये जो गोल्ड की चोरी थी, इससे कुछ फैंस सेटिस्फाइड नहीं हुए। वो कुछ और ही एक्सपेक्ट करके बैठे हुए थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि एक्सपेक्टेशंस हर्ट योर फीलिंग्स। तो लास्ट एपिसोड देखने के बाद कईयों को कुछ ऐसा ही लगा होगा, लेकिन जो डाई हार्ड फैंस है उनकी लॉयल्टी बरकरार है, बिल्कुल नैरोबी की तरह। वैसे डोंट वरी, ये गेम ऑफ थ्रोन के आखिरी सीजन की तरह नहीं है, लेकिन हाँ ये ब्रेकिंग बैड भी नहीं है। अरे ब्रेकिंग बैड नहीं पता? क्राइम थ्रिलर के इतिहास में वन ऑफ द टॉप रेटिंग शो है। जिन्होंने देख रखी है वो जानते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ। इट्स द बेस्ट। वैसे भी हर चीज का अंत होता है, लेकिन अगर अंत भला होता है तो सब भला होता, और ये बात प्रोफेसर हमेशा की तरह पहले से समझ गए थे। अपने भुवन बाम ने जब एक इंटरव्यू में उनसे पूछा कि सीरीज खत्म होने पर उन्हें कैसा लग रहा है, तो सुनिए प्रोफेसर ने क्या कहा। And how are you feeling that the show is about to end now? Happy. You happy? Happy. But I want to explain why. I do believe that if you make it longer than necessary, people could get tired of it. We could take the risk of doing it wrong at the end. So we do believe, all of us, we do believe that it's the best moment to finish it. So. Wonderful. एग्जैक्टली सही कहा प्रोफेसर। अगर चीजें सही समय पर खत्म हो जाएं तभी उनकी खूबसूरती बरकरार रहती है। अगर जबरदस्ती घसीटा जाए तो घिस जाती है। वैसे मनी हाइस्ट को लेकर लोगों का बावलापन इस कदर सर चढ़कर बोल रहा था कि टोक्यो जिंदा है कि फैन थ्योरी हवा में कटी पतंग की तरह लहराने लगी थी। थैंक गॉड अब ये पतंग जमीन पर आ चुकी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मनी हाइस्ट की तारीफों से, यानी कि सीरीज की अच्छी बातों से। बाद में बुराई भी करूंगा, लेकिन सच बोलूंगा तो वो भी सुनते जाना। अगर प्रोफेसर सीरीज की आत्मा है तो बर्लिन सीरीज का चार्म है। उनकी बोली में जो तहजीब, जो तकल्लुफ है, उनके अंदाज में जो शाहीपन है, उनकी जिंदगी जीने के तरीके में जो बारीकी है, वाह, उसका कोई भी कायल हो जाए। बर्लिन है ही इतने चार्मिंग, इसलिए तो अगला स्पिन ऑफ उनके ऊपर ही आ रहा है। पहले सीजन को याद करें तो प्रोफेसर 8 ऐसे लोगों को रिक्रूट करता है जिनका कोई ना कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है, और उन सभी को मिलता है अपनी पसंद के एक शहर का नाम, ताकि उनकी पहचान छुपाई जा सके। टोक्यो, जो इस पूरे सीरीज की नैरेटर है, जिसके मरने पर सभी ने मातम मनाया और जिंदा होने की दुआ भी की। टोक्यो ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ बैंक डकैती की नाकाम कोशिश की, जिसमें उसका बॉयफ्रेंड मारा गया, और इस वारदात में उसने एक गार्ड की जान ले ली और बन गई एक फ्यूजिटिव। टोक्यो हॉट है, बिल्कुल एक मर्सिडीज कार की तरह, जो जिंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहती थी, अपने तरीके से, बिना किसी रोक टोक के, लेकिन एक सच्चे साथी और ढेर सारे पैसों के साथ। वो प्रोफेसर की फेवरेट थी, और क्यों ना हो, वो कभी भी कुछ भी कर सकती थी। वो अनप्रेडिक्टेबल थी, इम्पल्सिव थी, मैच्योर थी, और प्रोफेसर को अपना गार्डिंग एंजल मानती थी। डेनवर भी इम्पल्सिव है, लेकिन जज्बाती भी है, होपलेस रोमांटिक है, वो भी ज्यादा समझदार नहीं है। वैसे रॉयल मिंट ऑफ स्पेन में नोटों की छपाई वाली चोरी से पहले वो छोटा मोटा काम किया करता था, लेकिन पैसों की लाचारी को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए अपने बाप मॉस्को के कहने पर प्रोफेसर का शागिर्द बन जाता है। उसका वो अजीब सा लाफ्टर कभी कोई नहीं भूलेगा। डेनवर का बाप मॉस्को समझदार था और अपने बेटे डेनवर से बहुत प्यार करता था। वो एक क्रिमिनल होने के साथ साथ एक बेहतरीन माइनर भी था। माइनर मतलब वो किशोरावस्था वाला माइनर नहीं, खुदाई करने वाला माइनर। उसका भी अपना सपना मनी मनी वाला ही सपना था, जिसे साकार करने के लिए वो प्रोफेसर के प्लान का हिस्सा बन जाता है। नैरोबी ड्रग्स के मामले में अंदर हुई थी, और इसी चक्कर में वो अपने बेटे को खो देती है। उसका इस हाइस्ट में शामिल होने का इकलौता मकसद था अपने बेटे को वापस पाना। वो काउंटरफिटिंग और फॉर्जरी मतलब कि पैसों की जालसाजी करने में माहिर थी, साथ ही एक बेहतरीन मैनेजर भी थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी मारी गई, और उसके मरने पे भी काफी लोगों को दुख हुआ। रियो एक सीधा साधा हैकर है जो सिर्फ 22-23 साल का है, जिसे बाद में टोक्यो से प्यार हो जाता है, और जो सीजन 5 का कांड शुरू होता है उसमें रियो का बहुत बड़ा हाथ है। उसी की वजह से लगभग सारी चीजें शुरू होती है, जिसकी वजह से कई लोगों को जान गंवानी पड़ती है। वैसे आप ये ब्लेम टोक्यो पर भी डाल सकते हैं।
हेलसिंकी और उसका कजन ऑस्लो। हेलसिंकी पहले से एक सोल्जर था, लेकिन अब वो चोर है। सांड सा दिखने वाला हेलसिंकी दिल का बहुत सॉफ्ट है, उसे मर्द पसंद है। सीधे शब्दों में कहूं तो वो एक गे है। एंड आई लव द वे ही सेज आर्तुरितो। उसका कजन ऑस्लो सीरीज में लगभग गूंगा है। वैसे गांडिया और आर्तुरितो को भी कोई नहीं भूलने वाला है, बहुत दहशत फैलाई है दोनों ने। तो ट्रिब्यूट के तौर पर पहली हाइस्ट के कैरेक्टर्स को याद करने के बाद मुझे बस इतना कहना है कि ये सारे कैरेक्टर्स यादगार हैं। भले ये चोर हैं, क्रिमिनल्स हैं, लेकिन आप इन्हें करीब से जानने के बाद पसंद करने लगते हैं, इमोशनली कनेक्ट होने लगते हैं। जब भी इनमें से कोई मरता है तो आप रो भी पड़ते हैं। सबने बर्लिन, नैरोबी, टोक्यो के मरने पर आंसू बहाए थे, लेकिन सच कहूं तो मुझे मॉस्को के मरने पर ज्यादा रोना आया था। सीरीज में बाद में सेकंड हाइस्ट में लिस्बन, स्टॉकहोम, पालेर्मो, बगोटा, मनीला, पैम्पलोना और मार्सेले वगैरह भी शामिल हो जाते हैं और इन सब की भी अपनी एक स्टोरी होती है। आखिर लोगों को ये सीरीज इतनी पसंद क्यों आ रही है? लोग पागल क्यों हो रहे हैं इसके पीछे? शायद इसका जवाब है इसकी ट्विस्ट एंड टर्न भरी कहानी। हर बार जब भी लगता है कि अब तो प्रोफेसर गियो, तो प्रोफेसर अपनी प्लानिंग का कोई ना कोई चाल फेंकता है जिसमें पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसी वाले फंस जाते हैं। प्रोफेसर की सोच पुलिस और सरकारी एजेंसी की तरकीबों से एक नहीं 1000 कदम आगे रहती है हर बार। सीरीज का क्रेज सिर्फ यूनिक कैरेक्टर्स और ट्विस्टेड प्लॉट्स की वजह से नहीं है। सीरीज एक सोच को भी उजागर करती है जो कि एक क्रांतिकारी सोच है, और वो सोच है कि पूरी दुनिया में किसी भी देश में चंद लोगों के हाथों में पावर होती है। और जाहिर सी बात है कि अगर आपके पास ऐसी ताकत है जिससे आप देश का पूरा पैसा कंट्रोल कर सकते हैं, पूरी पुलिस फोर्स कंट्रोल कर सकते हैं, पूरी आर्मी कंट्रोल कर सकते हैं, लोगों की जिंदगियां कंट्रोल कर सकते हैं, तो आप अपनी मनमानी भी कर सकते हैं। और मनमानी करने की ऐसी ताकत सरकारों के पास ही होती है। ये एक तरह से उन बाकी आम जनता के साथ ज्यादती होती है जो अपनी जिंदगी अपने ढंग से जीने की आजादी खो देते हैं और सरकारी नियमों कानूनों के तहत चलने पर मजबूर हो जाते हैं। वैसे भी अब जब सरकार ही चोर है तो जनता को उनका हक कैसे मिलेगा? ऑब्वियसली सरकार से चोरी करके। चोर के घर में चोरी चोरी थोड़ी कहलाती है ना? राइट। साथ ही इस सीरीज में कई बार एंटी फासिस्ट सॉन्ग बेला चाओ जिस तरह गाया जाता है, उसे सुनकर ऑडियंस के रगों में क्रांति की लहर दौड़ जाती है। ये सीरीज आपको एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तस्वीर दिखाती है, जहां ट्रांसजेंडर के साथ डिस्क्रिमिनेशन से लेकर पैट्रियार्कल डोमिनेंस जैसी बातें उठाई जाती हैं। इस सीरीज में यह भी दिखाया जाता है कि कोई भी क्रिमिनल बस यूं ही क्रिमिनल नहीं बन जाता है, उसके पीछे होती है उसकी मजबूरी, पैसों की मजबूरी। बस उसे इतने पैसे मिल जाएं कि वो मर्जी से अपनी जिंदगी जी सके तो वो क्राइम नहीं करेगा। सीरीज के हिसाब से क्राइम खत्म करने का इकलौता उपाय यही है कि सभी को भरपूर पैसा मिल जाए तो क्राइम अपने आप खत्म हो जाएगा। लेकिन इसके कॉन्ट्ररी वो सरकारें और एजेंसियां हैं जो करप्ट हैं और अपने ही नियमों के दायरे में उलझी हुई हैं। यही क्रांतिकारी सोच मनी हाइस्ट को सिर्फ एक सीरीज नहीं बल्कि एक इमोशन बनाती है। वैसे आपको क्या लगता है? अगर सरकारें करप्ट हैं, चोर हैं, तो इसका सोल्यूशन यही है कि आप भी चोरी करें, आप भी क्राइम करें, आप भी मोस्ट वांटेड की लिस्ट में शुमार हो जाएं, या फिर कोई ऐसा तरीका निकालने की कोशिश करें जिसमें क्राइम किए बिना सरकारी सिस्टम को दुरुस्त किया जा सके? कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपने विचार हमें जरूर बताएं। इस सीरीज को लेकर ये कंट्रोवर्सी भी काफी शोर मचा रही है कि इसमें जिस तरह से क्राइम को ग्लोरीफाई किया गया है वो सही नहीं है। इससे हमारी न्यू जनरेशन पर बुरा असर पड़ेगा। साफ तौर पर कहूं तो बर्लिन के शब्दों में चोरी कोई क्राइम नहीं है, वो तो एक आर्ट है। चोरी को जस्टिफाई करने का ये लॉजिक आपको कितना सही लगता है, कितना जस्टिफाइड है? लगे हाथ आप ये भी डिसाइड कर लीजिएगा, क्योंकि मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं इस बारे में कि क्या चोरी एक आर्ट है या पैसे की मजबूरी को दुनिया से हमेशा के लिए खत्म करने का तरीका है। दोबारा सुनिए, क्या चोरी एक आर्ट है या पैसे की मजबूरी को दुनिया से हमेशा के लिए खत्म करने का तरीका है? क्योंकि अगर ये आर्ट है तो चाहे आपके पास जितने भी पैसे हो जाए, आप चाहे कितने भी पैसे जमा कर ले, कलाकार अपनी कला थोड़ी ना छोड़ने वाला, वो तो चोरी करेगा ही करेगा। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? सो कैन वी जस्टिफाई क्राइम? आर वी जस्टिफाइंग क्राइम? क्योंकि फिर तो हर सीरियल किलर कहेगा कि ये तो मेरा आर्ट है। देखो मैंने कितनी कलाकारी से इतने सारे मर्डर्स किए हैं, पुलिस को इतने शातिर तरीके से चकमा दिया है कि कोई पकड़ ही नहीं सकता। जस्ट सेइंग। एक और कंट्रोवर्सी है सीरीज को लेकर कि क्या इस तरह की सीरीज से क्राइम रेट बढ़ने के आसार हैं? क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि फिल्में, सीरीज, बुक्स वगैरह लोगों को इन्फ्लुएंस करती हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना है कि ये तो बस एक सीरीज है, इसे सिर्फ एक सीरीज की तरह देखो, इसे दिल पे लेने की कोई जरूरत नहीं है, इतना सीरियसली नहीं लेने का। अब अगर दाऊद इब्राहिम कभी कहे कि अमिताभ बच्चन को देखकर वो डॉन बना था या फिर उनसे इंस्पायर्ड हो गया था, तो इसमें बच्चन सर की क्या गलती है? शक्तिमान को देखकर बच्चे गोल गोल घूम कर गिर रहे थे, तो इसमें शक्तिमान की क्या गलती है? राइट।
अब अगर बात करें कि सीरीज अंडररेटेड है या नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये सीरीज काफी आउटस्टैंडिंग लगी है और पहले 2 सीजन्स काफी अच्छे थे, फिर सीजन 3 में कुछ खास इवेंट्स नहीं हुए। सीजन 4 में सीरीज ने कमबैक किया। सीजन 5 का पहला पार्ट ऐसे क्लिफ हैंगर पर खत्म हुआ कि लोगों की एक्साइटमेंट 7वें आसमान पर पहुंच गई, और सीजन 5 के आखिरी पार्ट में ये फिर से थोड़ा सा लेट डाउन करता है कुछ ऑडियंस को, लेकिन कुछ के लिए ये एक बैलेंस्ड एंडिंग है और कुछ को लगता है कि ये मास्टरपीस ही है। इसमें कोई शक नहीं कि ये सीरीज एडिक्टिव है, इसकी आपको लत लग जाएगी। तो ओवरऑल ये सीरीज वन ऑफ द टॉप 10 सीरीज ऑफ द ऑल टाइम में जगह बनाने लायक है, लेकिन अभी तक की सबसे बेस्ट सीरीज नहीं है ये। इससे भी बेहतर कई सीरीज बनी हैं इससे पहले। अगर आपको लगता है कि आई एम नॉट राइट तो प्लीज करेक्ट मी इन द कमेंट सेक्शन, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। हमें डीएम करने के लिए इंस्टा पर फॉलो करें, कमेंट सेक्शन खुला है, लोकतंत्र है, अभिव्यक्त करें। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। और बगल में नीचे बॉब बिस्वास का रिव्यू दिया गया है और ऊपर दिया गया है प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो बैक टू बैक सारे वीडियोस देखने को मिलेंगे। तो किसी पर भी क्लिक करें और इस चैनल को ग्रो करने में प्लीज मदद करें। थैंक यू।